बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, बिलाखिर जो क्या सराहियाँ की जा रही थी वो सच साबित हुई और मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ जो उन्होंने नाराज़ MQM के रहनुमाओं के साथ मिलकर जो पार्टी का आगाज़ किया था अनीस कायम खानी साहब के साथ, और बाद में उनको डॉक्टर सग़ीर साहब, वसीम आफ्ताब, इफ्तिखार आलम और आज जो हैं एक सीनियर और MQM के नाराज़ रहनुमा जो इस वक्त अगर अमली तौर पर सियासत की बात की जाए तो काफ़ी अरसे से मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की तरह जो है मंजरनामे से गायब थे, लेकिन आज एकदम नुमादार हुए और उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब को ज्वाइन करने का ऐलान किया और MQM से लाताल्लुकी का भी ऐलान किया। अगर हम ये नज़र दौड़ाएँ तो MQM के हवाले से बात की जाए, सबसे मजबूत और तंजीमी तौर पर एक आम तासुर कुछ अरसे कबल तक ये था कि जितनी तंजीमी तौर पर MQM स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में शायद ही कोई और जमात हो, लेकिन क्या वजह है कि MQM अब टूट फूट का शिकार है। जिस हवाले से अब से कुछ देर कबल जो है यकीनन आपने देखी होंगी खबरें, फ़ारूक सत्तार साहब सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उन्होंने कहा कि नादान बच्चों को अल्लाह हिदायत दे, और उनकी इस बात के जवाब में जो है जो नाराज़ रहनुमा है मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ जो MQM के शामिल हो रहे हैं वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी जितने भी नाराज़ लोग जा रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को ज्वाइन कर रहे हैं, हमने देखा कि MQM की जानिब से जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस या रिएक्शन तवक्का की जा रही थी उस तरह का रिएक्शन मिल नहीं रहा। आने वाले दिनों में अनीस कायम खानी साहब भी और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं बारहा ये कह चुके हैं कि और बड़े रहनुमा जिनमें MNAs और MPs भी शामिल है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, वो हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले चंद रोज़ में वो अपनी पार्टी का ऐलान भी करेंगे। मंशूर वो पहले ही बता चुके हैं अपनी पार्टी के हवाले से। अगर बात करें कराची के अवाम के हवाले से, क्या डिफेंस में मौजूद मुस्तफ़ा कमाल साहब हकीकतन कोई चेंज कराची की पसमानदा और गरीब पिसी हुई आवाम के हवाले से जो MQM हकूक़ की आवाज़ लगाती है, क्या हकीकतन उनको हकूक़ दिलाने के हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या डिफेंस में मौजूद किसी बंगले से किसी तहरीक का आगाज़ करते हैं? अवाम की क्या रिएक्शन होगा, क्या पजीराई उनको मिल सकेगी अवाम की जानिब से? और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि MQM कितनी और अंदरूनी टूट फूट का शिकार नज़र आती है और क्या हकीकतन और आने वाले दिनों में क्या सीनियर रहनुमा जो हैं और मुस्तकबिल में उनको ज्वाइन करेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब को। और इसके साथ साथ अगर अब तक की बात की जाए तो हमेशा ये ख्याल ज़ाहिर किया जाता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो नाराज़ ग्रुप एक जो बनाया जा रहा है और एक पार्टी जो फॉर्म की जा रही है मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से, अब लोग जो इज़हार यकजहती के लिए आ रहे हैं ये ऐसे लोग हैं जो उर्दू स्पीकिंग बोलने वाले कम हैं। हमने देखा कि ऐसे लोग इनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए आ रहे हैं, इनके साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ वो लोग शायद सिंधी हैं, पंजाबी या पख्तून ज़रूर हैं, लेकिन उर्दू बोलने वालों की जानिब से वो पजीराई हमें मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से अब तक ऑन फील्ड अगर देखा जाए तो उस तरह हमें नज़र नहीं आती। इसके साथ साथ हम ये भी आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे क्या हकीकतन वो जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से जो इब्तदा हुई और आज रज़ा हारून साहब की जानिब तक रही, क्या हकीकतन उसमें कोई सदाकत है? क्योंकि वो एक जिस तरह MQM के रहनुमा जो है ये कह रहे हैं कि वो एक सिलेबस, वासे जलील साहब का ट्वीट था कुछ देर कबल का, उन्होंने कहा कि वो एक सिलेबस स्क्रिप्टेड जो है वो तमाम जो लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, क्या हकीकतन वो स्क्रिप्टेड है या उसमें कुछ सदाकत भी है? और इल्ज़ामात जो MQM पे आज नहीं तकरीबन 1985 से लेकर आज तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर दीगर इल्ज़ामात भारत के साथ रॉ के साथ ताल्लुक़ के हवाले से लेकर आज तक हमेशा लगाए गए, अगर उनमें सदाकत थी तो रियासत क्यों खामोश थी? आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। कार्रवाई की बात की जाए मनी लॉन्ड्रिंग की हो या रॉ के साथ ताल्लुकात के हवाले से, क्यों अब तक हुकूमतें खामोश नहीं? और इसके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए उनमें कितनी सदाकत है और मुस्तफ़ा कमाल साहब और MQM का मुस्तक़बिल क्या होगा? आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सलाउद्दीन हैदर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ सफ़ीउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सैफ साहब आपसे शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं रज़ा हारून साहब के हवाले से। गुज़श्ता हफ्ते से ही ये क्या सराहियाँ की जा रही थी कि वो आने वाले चंद रोज़ में जब वसीम आफ्ताब साहब ने ज्वाइन किया उस वक्त भी ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा था कि रज़ा हारून साहब शायद इनको ज्वाइन करेंगे, लेकिन हमने देखा कि एक हफ़्ते के गैप के बाद वो आ गए।
कितना डैमेजिंग रहा मुस्तफ़ा कमाल साहब को सपोर्टिंग रहा और कितना डैमेजिंग रहा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो आपका सवाल है बुनियादी तौर के ऊपर, अभी आपने इससे खुद एक बात कही थी कि ये एक स्क्रिप्ट है जो बार बार कुछ मैंने नहीं कहा, माज़रत में एक थोड़ी सी एडिशन कर दूं, ये वासी जलील साहब का ये एग्जैक्टली मेरा नहीं है, एग्जैक्टली कि एक स्क्रिप्ट है जो मुख्तलिफ लोग बार बार आके पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि कितना इससे नुकसान पहुँचेगा और कितना फ़ायदा हुआ, तो आप अगर खुद आप मीडिया पर्सन हैं, अगर आप वहाँ से जाकर देख लें ख़याबान शहर के ऊपर 32 स्ट्रीट के ऊपर, और वहाँ पे जाके आप 1 घंटा किसी को खड़ा कर दें और देख लें कि मीडिया पर्सन ज़्यादा है या लोग मिलने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। नंबर 2, इसके साथ साथ ही जो मिलने के लिए आ रहे हैं उनका ताल्लुक क्या MKM से है, या वो उनका ताल्लुक पीपा पार्टी से है, या उनका ताल्लुक PTI से है, या दूसरे लोगों से है। ये मैं खुद भी देख के आया हूँ एज ए सिटीजन ऑफ द। अच्छा, चलिए हमारे नाज़रीन को ये बताया, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे लोग हैं जिस तरह आप कह रहे हैं मीडिया पर्सन ज़्यादा हैं, क्या है वो? क्या सर आइए तो लोग घरों में बैठ के हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। इनफैक्ट मैंने खुद सर्वे किया है, मैं खुद चक्कर लगाया, मैं खुद शहबाज पे रहता हूँ, बिल्कुल सेकंड टू शहर है, और मेरा ऑफिस जाने का रास्ता भी वही है कि मीडिया पर्सन ज़्यादा है। आपका जो मीडिया का जो स्टाफ जो है वो ज़्यादा है, और बनिस्बत उसके के लोग कम हैं कि ये बंगले से निकल के बंगले में ही रह जाएंगे, बंगले से निकल के बंगले में ही रह जाएंगे, और इनके पास आगे जाने के चांसेस नहीं है। और जो एलिगेशन लग रहे हैं, तमाम के तमाम लोग वही एलिगेशन लगा रहे हैं जो कि पहले दिन से एलिगेशन लगा है कि जी, जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि जी रॉ का लगाया जाता है इल्ज़ाम। तो बेनज़ीर के पहले दौर अगर बात करें तमाम अदवार में मनी लॉन्ड्रिंग की जी बात होती है, कितने पाउंड की बात है? 5 मिलियन पाउंड। 5 मिलियन पाउंड को अगर पाकिस्तान 5 लाख पाउंड ना, तो हाफ मिलियन, ठीक है, ये तकरीबन अंदाजन ये अमाउंट बनता है 7 से 8 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में। ये खुद ही इल्ज़ाम लगाते हैं, खुद ही दूसरी तरफ क्लीन चिट देते हैं। हम सब इसी माशरे का शहरी हैं। इन्होंने कहा कि जी इनके बाद 300 अरब रुपया आया, 300 अरब रुपया आया। सब जानते हैं कि गवर्नमेंट के ठेकों में जो अंडर हैंड कितना पैसा चला जाता है और लगता कितना है। और खुद कह रहे जी अल्ताफ़ साहब ने एक पैसा भी नहीं मांगा। भाई, अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पैसा ही मांगना था, अल्ताफ़ भाई ने पैसा ही कायदे तहरीक ने लेना था, तो इन्होंने खुद डिफेंड कर दिया कि नहीं लिया। जब नहीं लिया, जो आदमी अगर 1% भी लगाते हैं आप 300 अरब का, तो 3 अरब रुपया होता है। 3 अरब रुपया होता है, मजाक नहीं है 3 अरब रुपया। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में ये कहा जाता है 25, कहा जाता है कि जी 25 से लेके 40% जो है वो मिसलिनियस खर्चे में चला जाता है। 1% भी अगर बात होती है तो ये 3 अरब रुपया बनती है। जो शख्स ये अमाउंट छोड़ रहा हो या इस पे इंटरेस्ट उसका ना हो, उसके ऊपर आप 8 करोड़ रुपए का एलिगेशन लगाते हुए शर्म भी नहीं आती लोगों को। बड़े अजीब और गरीब बात है। एक तरफ एलिगेशन लगाते हैं, दूसरी साइड के ऊपर क्लीन चिट दी जाती है। दिस इज ओनली मीडिया वॉर, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मीडिया वॉर क्यों? आपको क्यों, क्या वजह क्या नज़र आ रही है? आपको लग रहा है कि तमाम लोग इकट्ठे एक साथ नाराज़ हो गए, तमाम लोग इकट्ठे एक साथ एक ग्रुप की सूरत में शामिल होते जा रहे हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें जी, अल्ताफ़ हुसैन जो है ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान के हर सूबे से, हर ज़बान बोलने वाले को, जो इनकी जो मखसूस जो ख़ास जो नशिस्तें हैं वहाँ से टिकट दिए और उनको मुंतखब कराया। शायद वो लोग, ये फैक्ट है कि वो लोग जो कि अपने इलाकों से इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, कश्मीरी MKM के टिकट से जीतता है, हज़ारेवाल MKM के टिकट से जीतता है, पठान बोलने वाला MKM के टिकट से कराची से जीतता है, बल्लोच कराची से जीतता है, और इसी तरीके से सिंधी भी कराची से जीतता है। उर्दू स्पीकिंग तो जीतते ही जीतते हैं। आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए कि ANP का कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको अपने उर्दू स्पीकिंग को पेशावर से लड़ा है, या ये तो तमाम वो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं जो उस पार्टी को चलाने के हवाले से सबसे फाल थे। अब यही तमाम लोग जो हैं वो नाराज होकर आ रहे हैं और ये तादाद बढ़ रही है ना। बिल्कुल सही है। हमेशा डेंट मारा जाता है करीबी आदमी से, डेंट मारा जाता है करीबी आदमी से। डेंट इसी वजह से लग रहा है ना क्योंकि इख्तलाफात या मेरे भाई बिल्कुल सही है। बात ये है कि ये मीर जाफर और मीर सादिक कौन थे? सिपहसालार थे ना सर। वो इतने सारे नहीं थे ना। एक मिनट ठहर जा भाई, तो उनके साथ कितने थे? उनके साथ कितने थे? करीबी आदमी हमेशा सबसे ज्यादा डेंट मारता है, बाहर का आदमी डेंट नहीं मारता, करीबी आदमी मारता है। ये आपके ख्याल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी इल्जामात आयद किए जा रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद के ऊपर, आप ये समझ रहे हैं कि वो उसमें कोई सदाकत नहीं? कौन सी सदाकत है? पिछले 30 साल से एक जनरेशन जवान हो गई इल्जामात सुनते हुए। कोई नए इल्जामात तो नहीं है। अभी मैंने आपसे बात की ना, मनी लॉन्ड्रिंग की आपसे बात की कि जी 5 लाख पाउंड की बात है। जो आदमी अरबों रुपए को छोड़ दे उसके नजदीक 5 लाख पाउंड की क्या है? ठीक है साहब, हमारे साथ हमारे ना सीनियर रिपोर्टर हैं अयाज राना, जो इनफैक्ट तमाम चीज़ों को बड़ा डीपली मॉनिटर भी कर रहे हैं और इनको देख भी रहे हैं, और वो अमूमन उधर ही कमाल साहब के हाउस होते हैं वहाँ पे,
और मुस्तफ़ा कमाल साहब को के हवाले से काफ़ी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आपने जो जिक्र किया कि कौन से लोग वहाँ पे ज़्यादा मौजूद हैं, किन लोगों के हवाले से ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो अब नए उनमें शामिल हो सकते हैं। जी अयाज, हमारे नाज़रीन को बताइएगा, सैफ साहब ने हमें एक जिक्र किया कि वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे ना मीडिया की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत इज़हार यकजहती करने के लिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ मिलने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके पास। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि आज इनको आए हुए कोई 11वां दिन है जो यहाँ पहुंचे हैं। उसके बाद ये बात है कि वहाँ पे लोग टाइम टू टाइम आते हैं, डेलीगेशन की सूरत में आते हैं। ये कल एक चीज देखने को हमारी मीडिया ने दिखाई कि वहाँ पे एक बड़ी तादाद में लोग आए जो कि बसों के अंदर थे, क्योंकि वो रिक्वेस्ट सबसे यही करते हैं जो भी उनके पास आता है कि हम एक रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं। वो खुद इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर इतनी तादाद में लोग आने शुरू हो जाएंगे। उनका ये ख्याल था कि अभी ये ग्रेजुअली चीजों को हम लेके चलेंगे, लेकिन अचानक से जितनी उनको पजराई मिल रही है, जिस तरीके से लोग खास करके वो इलाके जहां पर लोग पहले वाली जमातों से जिनसे तंग थे, उसमें सिर्फ ये नहीं कि वो उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से लोग परेशान थे, वो उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो पीपल्स पार्टी से भी परेशान है। वो दूसरी और पुरानी जमातें जो हैं, जो यहाँ पर अपना स्टेक होल्डर बोलते हैं कि हम यहाँ का स्टेक रखते हैं, जिसमें ANP भी है, इसमें PTI के लोग भी हैं, इसके अंदर मुत्तहिदा के भी जो मानने वाले हैं वो भी अब, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब हो गए या आज जैसे रजा हारून आए, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कुछ चेहरे हैं जिनकी। अच्छा यार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने पिछले हफ्ते ये हमारे बिजनेस प्लस के नाज़रीन को बता दिया था कि रजा हारून साहब जो है वो आने वाले चंद रोज में ज्वाइन करने वाले हैं। वो जो तादाद है वो कितनी है? एक तो पहले ये बताइएगा कि वहाँ पे जो लोकल जो लोग आ रहे हैं, वो ये आम तासुर ये है कि उर्दू स्पीकिंग वाले कम लोग हैं उनसे रब्ता करने के लिए या मिलने के लिए जो आ रहे हैं। एक तो ये तरह हमें क्लियर कीजिएगा कि वो कौन से लोग वहाँ पे उनसे मिलने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं, और उसके साथ साथ हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने रजा हारून साहब के हवाले से भी कहा, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी आज ये कहा कि आने वाले दिनों में और लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपके पास भी कोई इस तरह की खबर है? देखिए, बिल्कुल ऐसी खबर है। मैं आपको बताऊं कि ये एक वो थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूं, नाजरीन को पता होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब एक वाकया 9/0 पे पेश आया था, रात के टाइम पे एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके ऊपर कायदे तहरीक जो इनके थे वो बहुत नाला थे अपने राब्ता। जी 19 मई को पेश आया था। जी, वो वक्त है जिसके अंदर इस वक्त अभी तक ये वो हजरात जो है इस वक्त पहले मंजर आम पर आ रहे हैं जिनके साथ ज्यादा बदतमीजी हुई थी उस रात को, और उसके अंदर सरे फहरिस्त जो नाम था उन दिनों में वो रजा हारून साहब का था और वासे जलील साहब का था, जिनके साथ कारकुनान ने सबसे ज्यादा बदतमीजी की थी। लेकिन अयाज, आप जो वासे जलील साहब का नाम ले रहे हैं, उन्होंने तो टोटली अलग बात की है। उनका अब से कुछ देर कबल ट्वीट आया है, उन्होंने तो कहा तो सारा कुछ स्क्रिप्टेड है और ये सब चीजें हैं। वासे जलील साहब तो उनके हक में बात कर रहे हैं MQM के। जी, अभी तक वासे जलील साहब, और मैं आपको एक बात बताऊं कि मुत्तहिदा के लंदन के अंदर सिर्फ 2 लोग जो है बहुत ज्यादा कायदे तहरीक के करीब माने जाते हैं, जिसमें एक रजा हारून है और दूसरे वासे जलील साहब है। ये बात बिल्कुल हमारे जराए बताते हैं कि ये बहुत करीब ही साथी हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा वासे जलील से भी ज्यादा जो करीबी साथी हैं वो रजा हारून साहब माने जाते हैं। मैं आपको ये खबर भी दूं कि हमारे जराए ये भी बताते रहे हैं और वहाँ लोगों ने देखा भी है कि कायदे तहरीक जब अपने घर से सेक्रेटरीट जब भी आते थे वो रजा हारून के साथ गाड़ी में बैठ के आते थे, और उनकी गाड़ी जो ड्राइव है वो रजा हारून ही करते थे। ये बात हमेशा से रिकॉर्ड पर रही है। और रजा हारून वो शख्सियत है, मैं आपको ये भी बताऊं कि ये 1987 के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इन्होंने ज्वाइन की थी। ये एज अ कारकुन के तौर पे सोसाइटी सेक्टर से यूनिट 64 वहां से इन्होंने अपना काम का आगाज शुरू किया था। उसके बाद 88 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे उनके अंदर इन्होंने एक मुतहरिक कारकुन की तरह काम किया और बहुत तेजी से इन्होंने जो है, और ये बात भी है कि ये कुछ चेहरे ऐसे जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, जब उन्होंने अपनी नाज़मत के दौर पे जब कराची पे जब रूल था तो उनसे लोगों का मिलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन रजा हारून उस वक्त उनके दौर में मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये ताजिर बरादरी या जितने भी कराची के वो लोग। अच्छा, आने वाले दिनों के हवाले से बता दीजिए अयाज, एक सिर्फ आखिरी सवाल आपसे ही जानना चाहेंगे, आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चहमगोइयाँ होती हैं कमाल हाउस पे, तो आपको क्या ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कौन से और
लोग जो हैं वो आकर इनको ज्वाइन कर सकते हैं? वो सिर्फ क्या एमक्यूएम से ताल्लुक होगा या किसी और दीगर पार्टी का भी कोई जो बंदा है वो ज्वाइन कर सकता है? देखें, अभी तक ये जितने भी लोग आए हैं, मैंने आपको कहा ना, ये वो लोग हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा बदतमीजी हुई थी। ये वो हल्का है, ये वो आपस की राब्ता कमेटी के ऊपर के लोग हैं जो एक साथ बैठ के बहुत अरसे से नाराज थे। इनका कहना ये है कि और लोग भी हमारे साथ दूसरी पार्टी के भी शामिल हो सकते हैं जो कि दूसरे लोगों से नाराज हैं। लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि देखें, जो ये सॉफ्ट चेहरे के लोग हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा जो फील्ड के अंदर जो माने जाते हैं वो आज सही मायनों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो एक डैमेज पड़ा है वो रजा हारून की शक्ल में पड़ा है, क्योंकि वो एक निचली सतह से होते हुए और एक मिनिस्टर लेवल और उसके बाद और उसके बाद कायदे तरीके बहुत करीबी साथी माने जाते हैं। अयाज, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाउद्दीन साहब, आप ये समझते हैं कि हकीकतन जिस तरह उन्होंने कहा कि तंजीमी सेटअप के हवाले से अगर देखा जाए तो ये वो लोग हैं जो तंजीम को चलाने के हवाले से बड़े अहम काउंट किए जाते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, और रज़ा हारून साहब के ज्वाइन करने के हवाले से अगर बात की जाए तो यकीनन डैमेजिंग रहेगा तंजीमी पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, बिल्कुल रज़ा हारून का आना बहुत बड़ा डेंट है एमक्यूएम के अंदर। अगर इसको कोई साहब इनकार करते हैं तो उनका नुक्ता नज़र अपना है। रज़ा हारून, ये सही बताया आपके रिपोर्टर ने कि अल्ताफ़ हुसैन के राइट हैंड दस्तराज थे लंदन में। रज़ा हारून, मुस्तफ़ा कमाल और क्या कहते हैं अनीस क़ायम ख़ानी, ये तीन आदमी ऐसे हैं जो एमक्यूएम का सॉफ्ट चेहरा पेश करते हैं और बहुत ज़्यादा करीब थे अल्ताफ़ हुसैन के। एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल साहब को अल्ताफ़ हुसैन ने सिर्फ गले लगाया, बल्कि उनकी पिक्चर भी छवि उनका माथा चूमते हुए कि इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है मेरे सिटीजन का। वो क्यों चले गए? उसके उनको घर में बंद कर दिया गया था। खिदमत खल्क़ फाउंडेशन के चेयरमैन थे, वो सेनेटर थे, उनको घर बनकर मायूस होकर वो चले गए, उनकी बेइज्जती की, तज़लील की गई। रज़ा हारून की तस्कीर आपके रिपोर्टर ने बता दी। सबसे बड़ी बात है कि अवामी सतह, अब देखना सिर्फ एक ये है कि डेंट तो पड़ा है बहुत ज़्यादा। रज़ा हारून के आने से बहुत बड़ा डेंट है। आज आपको एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं कह रहा हूँ, मेरा नज़रिया कोई इख्तलाफ कर सकता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अवामी सतह पे अभी मकबूलियत कितनी मुस्तफ़ा कमाल को हासिल होती है ये देखना बाकी है। जब ये जलसा करेंगे अवामी जलसा तो उस वक्त हमें इम्तहान में वक्त आएगा कि इनकी कितनी मकबूलियत अवामी सतह पे है। अच्छा, वैसे भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंटेलेक्चुअल लेवल पे एमक्यूएम का सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है कि एमक्यूएम पजीराई तो बहुत हुई एमक्यूएम की अवामी सतह पे और नशस्तें जीतती चली गई। इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलेक्चुअल लोग इनके साथ नहीं आए कभी भी। ये सबसे खुशबक शुजात साहब के हवाले से भी आज बात आई है, वो भी अमेरिका चली गई, न्यूयॉर्क चली गई हैं, खुशबक चली गई हैं, और फैसल सब्ज़वारी साहब भी चले गए, इर्तज़ा भी चले गए, हैदर अब्बास रिजवी साहब वैसे ही जो है वो कनाडा में काफ़ी अरसे से। हाँ। तो ये आप नहीं समझ रही, तमाम लोग जो है वो यहाँ से जाने का मेन मकसद क्या आपको नजर आ रहा है? दो मकसद हो सकते हैं। या तो ये कि उनको भी कुछ शुबहात शकूक है पार्टी की तरफ से, या फिर ये कि अपनी जान बचाना चाहते हैं क्योंकि किसी किस्म का मुझे बात करने मैंने बात जी हैदर। सबसे बड़ी बात यह है कि खुशबक शुजात जो है, माफ़ कीजिएगा, मेरी नज़र में उनकी कोई अहमियत नहीं है। खुशामद पसंद लोग हैं, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं। माजरत के साथ सर, एमएनए वो सेनेटर हैं, अब सेनेटर है, लेकिन एमएनए थी पहले। मतलब इनको तो भीख में सीट मिल गई। 3 सीटें थी, 3 सीटें एमक्यूएम की खाली थी 2015 में। चौथी सीट पीपल पार्टी ने सरेंडर की एमक्यूएम को, जो अभी भाई के पीछे खुशामद दरामद करके सरेंडर हो गई। और इन्होंने किया क्या? आज तक कुछ भी नहीं किया। छोड़ दे, आज तक डिफेंस सेक्टर में नहीं गई, ना किसी अवामी स्तर में। ये गरीबों से मिलना अपनी हद तक समझती हैं, छोड़ दे उसको। और यही बात है कि एमक्यूएम को तनज़्ज़ुली हर उरूज का ज़वाल हासिल है। एमक्यूएम तनज़्ज़ुली की तरफ माइल है। आज अफसोस का मुकाम करना पड़ता है। अल्ताफ़ हुसैन साहब इसको कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यह भी कहना बहुत अर्ली है। लेकिन फिर भी फारूक सत्तार, वासी जलील और बहुत से लोग जब तक उनके साथ है, जो नाम आपने लिए, फैसल सब्ज़वारी का, हैदर अब्बास रिजवी का, खुशबक का, ख्वाजा इसार हुसैन भी जो कौमी सूबा असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं, वो भी दुबई चलेगा। आज पता नहीं टेम्परेरी गए हैं, वापस आएंगे नहीं आएंगे, मुझे नहीं। आपको क्या लग रहा है कि ये इख्तिलाफ, मैं अब सिर्फ आपकी एक राय लेना चाह रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि ये इख्तिलाफात की वजह से कहीं जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि बहुत कोई चीज़ एतमाद से नहीं, या आपको लग रहा है कि दोबारा वहां से घूम के फिर वो कमाल साहब के पास आके ये भी आ सकता है, कमाल साहब के बगल में आके शायद ऐसा ये भी तो हो सकता है कि जो फारूक सत्तार कहने की ड्राई क्लीनिंग हो रही है हमारे लोगों को जबरदस्ती सर, लेकिन वो ड्राई क्लीन में तो वो लोग जा रहे हैं। सही ना, सुन लीजिए आप, हो सकता है ये बात सही हो सकता है उन्होंने जान बचाने के लिए चले गए, हो सकता है वो भी मुस्तफ़ा कमाल के रैंक में शामिल होने के लिए गए। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक कि हमें हालात नज़र ना आए। फिलहाल हमें वेट एंड सी की पॉलिसी अपनानी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल का इम्पैक्ट हुआ है सिटी के ऊपर, और बहुत से ऐसे तबके
उर्दू स्पीकिंग लोग जो थे, जो कि अल्ताफ़ हुसैन को पसंद नहीं करते थे MQM को, वो आज मुस्तफ़ा कमाल की बातें कर रहे हैं कि MQM का सॉफ्ट चेहरा आ गया सामने। सर सही है। अब आ जाती है ज़रा इल्ज़ामात के ऊपर। जो बात मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, वो आज तक वसीम आफ्ताब साहब को देखें, डॉक्टर सगीर साहब को देखें, रज़ा हारून साहब को देखें, इफ्तिखार आलम साहब को देखें, सब वही बातें कर रहे हैं सर। अच्छा, फिर अब इनको साबित करने के हवाले से पुरानी अगर बात पे चले जाते हैं, MQM के हवाले से जो इल्ज़ामात इससे कबल भी लगाए, तमाम अदवार में लगाए गए, तमाम साहब हुकूमतों में लगाए गए, और तमाम जो हुकूमतों ने लगाए वो उन्होंने इत्तेहादी के तौर पर भी अपने साथ रखा। जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो इल्ज़ामात लगाते हैं, और उसके बाद जब वो पार्टी जो हुकूमत में आती है तो उनको इत्तेहादी के तौर पर लेके चलते हैं। क्या वजह है कि किसी ने उन इल्ज़ामात को संजीदगी से लिया नहीं और उस पर काम नहीं किया? देखिए, ये जो MQM पर इल्ज़ामात अभी लगा रहे हैं, जो पार्टी छोड़कर आए हैं, ये तो तकरीबन 20 साल से सुनने में आ रहा है। तो ये तो स्टेट की ज़िम्मेदारी थी कि वो जैसे ही पहली दफ़ा चार्ज उनके ऊपर लगाए गए हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करते। अभी जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, 3 मार्च को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये शोर शराबा थोड़े दिनों के लिए है और इन चीज़ों से कोई असर नहीं पड़ता। देखें, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पार्टी जो है वो पार्टी के कायद के इशारे पे चलती थी और चल रही है, ठीक है कि नहीं है। और ये जो छोटे मोटे जो सर छोटे मोटे मेरी बात, इनकी अपनी ज़ाती हैसियत क्या सर है? मुझे सिर्फ ये बताइएगा, अनीस कायम खानी साहब कौन है? नहीं नहीं, मेरी बात, मुस्तफ़ा कमाल साहब कौन है? मैं बता, आपको जवाब दे रहा हूँ ना, आप उसको तो जवाब को तो सुने पहले। इनकी अपनी हैसियत क्या थी? इनकी हैसियत किसने बनाई है? पार्टी ने, MQM ने बनाई है। अनीस खान की जगह कोई मिस्टर A भी हो सकता था, उसकी जगह B भी हो सकता था। तो उनकी मर्ज़ी के बगैर तो पता नहीं हिलता। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जैसे जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसके अंदर पार्टी के अंदर पार्टी नहीं बनी। और ये पार्टियां जो है ना, ये अपने आप नहीं बनती, ये बनाई जाती हैं। तो कौन बनाता है? आप इतने बच्चे भी ना बने, मुझे नहीं मालूम ना सर, बता दें। अब आप पाकिस्तान की आवाम को भी नहीं पता। 92 में क्या हुआ था सर? क्या हुआ था? क्या हुआ था? मुझे हकीकी आई थी सामने। किसने लेके गया था? अब इस सर ये बताएं ना, अब ये देखें, बहस में नहीं पढ़ना चाहता सर। जादू से आ गई, रात को सो रहे थे, सुबह आफाक साहब जो है हकीकी फॉर्म कर दिया। वो बात करें जो जिसका कि आपको इल्म ना हो। सर मुझे नहीं मालूम ना। नहीं, आपको इल्म है, इनको बातों को छोड़े, आपके किसने बनाई थी ये? देखिए, अच्छा, अब ये कि कमाल साहब के साथ कौन है? सर कमाल साहब के साथ कौन? ये नाराज नहीं है? देखें, एस्टेब्लिशमेंट है। देखें, बात ये है कि जो लोग जो पार्ट एंड पार्सल थे, 2007 12 मई को क्या हुआ जी? 12 मई 2007 को क्या हुआ? क्या ये सारे कहाँ थे उस वक्त? देखिए, तो दस्तक पार भी हमला हुआ था 2007 में। नहीं जी, नहीं, वो मैं 12 मई बेसिकली वो उसकी बात कर रहे हैं जब चीफ जस्टिस साहब की आमद हुई, फायरिंग हुई। ठीक है, उस वक्त कराची को जो कितने लोग और मुक्का लहराया गया था परवेज मुशर्रफ। आपके पास फिगर होगी कराची में कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मरे, कितने मतलब लुट गए, सारा सैकड़ों की तादाद में, कोई लिमिट नहीं है। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम आता रहा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। दे वर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पार्टी। इनकी ज़ाती हैसियत कुछ नहीं होती है पार्टी के अंदर लोगों की। जावेद हाशमी का नाम अभी कोई लेने वाला है? मुमताज़ भुट्टो का कोई नाम लेने वाला है पीपल्स पार्टी में? पार्टी की शहीद भुट्टो बन गई, सारी बन गई। टेंट पड़ा, यही पड़ा ना। A B अल्फ़ाबेट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, 26 लफ्ज़ है। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग ज़ुआद, मुस्लिम लीग टे, मुस्लिम लीग काफ। भाई बात ये है, देखें, ये पार्टी चलती है पार्टी हेड के ऊपर। ठीक है, आपको इख्तलाफ है, आपने छोड़ दिया, आप अपने एक ईंट की मस्जिद बना लें। अगर आप कामयाब होते हैं, आपके साथ हैं। देखें, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इन पार्टियों बनने से जो माजरत के साथ जिन लोगों का भी नाम भी बताया गया कि वो भी शायद इस वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि अगर वो लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं, आप कहते हैं कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तमाम MQM के। मैंने आपसे ये कहा था, देखें कि 10-12 लोग जो हैं पिछले प्रोग्राम में वो ज्वाइन करेंगे। अभी 4 हो गए हैं, ठीक है, हो सकता है 7-8 और आ जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3rd लार्जेस्ट पार्टी है। देखना ये है कि जब 2018 में इलेक्शन होता है, 2018 में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो मना कर दिया ज़िमनी इलेक्शंस या नहीं, वो तो उन्होंने कर, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, जो 2018 में इलेक्शन होता है, जो अवाम है, जो नज़रियाती उनके साथ नथी हुए थे,
MQM के सर गायद के साथ। जलसे से भी पता चलेगा? नहीं, जलसे से तो, जलसे से पता चलना होता तो लाखों के जलसे जो है हर पार्टी के होते हैं। जब वो वोट काउंट होता है तो पता चलता है कि उसको प्रोविंशियल असेंबली की भी सीट नहीं मिली। जो हमारे यहाँ सिस्टम है जलसों का, वो आपको तो पता है ना कि कैसे लोग इकट्ठे किए जाते हैं, कैसे भर्ती किए जाते हैं, कैसे जलसा गाह को भरा जाता है। अभी भी ऐसे ही हो रहा है जो उनके घर के बाहर लोगों को लाया जा रहा है? घर के बाहर कोई क्या इतना बड़ा तो तमाशा नहीं लगा हुआ। अगर देखें ना, अगर जिस तरह जिस इलाके से वो रहते थे, जहाँ से मुंतखब हुए, वहाँ से अगर 5000 आदमी भी आ जाते तो हम कहते थे चलो जी उनकी बैकिंग है। वो तो हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मैं सैफुल्लाह साहब से 100% एग्री करता हूँ। ये सब मीडिया ने एक हाइप क्रिएट किया हुआ है, एक ड्रामा लगाया हुआ है स्टेज के ऊपर। लोगों का सारा वक्त ज़ाया हो रहा है। हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस 15-15, 20-20 DSNGs खड़ी हैं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? सियासतदान मंजर बेचते हैं आजकल। व्हाट आर यू ट्राइंग? देखें आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाहते, हर एक को हक है अपनी पार्टी बनाए, कोई मना नहीं करता। वो एक छोड़ के 10 पार्टियां बनाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है उसमें। हम कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? सलाउद्दीन हैदर साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आपके कमेंट एक ज़रूर मैं चाहता हूँ इसके ऊपर। आपके ख्याल में हकीकतन कोई पीछे कोई और लोग हैं या ताकत है, या मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस तरह कह रहे हैं कि उनका ज़मीर जागा और उसके साथ साथ और लोगों के भी ज़मीर जागते जा रहे हैं? देखिए, मैं नहीं कह सकता कि कोई हिडन हैंड है कि नहीं है। अगर हिडन हैंड है तो सामने नहीं आया, बगैर सबूत के बात करना बेकार है। ये भी हो सकता है कि चंद लोग निकलते हैं जोश में, पागलपन में, जुनूनियत में निकलते हैं और उनकी बहुत बड़ी पार्टी हो जाती है। अल्ताफ़ हुसैन ने यही किया था। 3 आदमी थे, अजीम तारिक, अल्ताफ़ हुसैन, फारूक सत्तार। ये 3 आदमी निकले थे, गली गली 2-2 आने, 4-4 आने, भीख मांगते थे ये लोग। और वो आज इतनी बड़ी पार्टी है कि इस मुल्क की तीसरी सियासी पार्टी कहलाती है। ये जुनूनियत है। ये एक मुस्तफ़ा कमाल को अगर जुनूनियत है और हारून को अगर जुनूनियत है तो ये भी रंग ला सकती है, इसको मत भूलिएगा आप। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हिडन हैंड है तो बहुत ज़्यादा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सर ये तो बात उस वक्त भी हो रही थी जब धरना हो रहा था इमरान खान साहब का। क्या? उस वक्त भी कहते थे कि इसके पीछे कोई और कुव्वत है जो धरना मैं नहीं करवा कह रही रहा, है। मैं तो आपके बात मैं वैसे आपको कह रहा हूँ, एक तासुर तो ये भी आ रहा था, नहीं, लेकिन उसके बाद ये पता चला कि वो भी गलत हुआ। नहीं, गलत नहीं, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या है क्या नहीं, जब तक मेरे सामने कोई चीज़ सबूत ना आए कि कौन से लोग हैं, अगर हैं तो किसके। सर अगर फर्ज करें तीसरी कुव्वत कोई ऐसी नहीं है, जिस तरह इन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है, तो अनीस कायम खानी साहब जो हैं जिनके ऊपर केसेस मौजूद हैं, वो तो बड़े आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस से फिर कर रहे हैं। फिर आप इसको किसको फिर ये तकरीबन के पास 25 केसेस है, अल्ताफ़ हुसैन के पास 25 है, नवाज शरीफ के पास 15 केसेस है उनके खिलाफ। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर मुल्क के, शहबाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ केसेस छोड़ दीजिए जो जौहर टाउन में हुआ, वो नामजद हुए हुए ना, वो देखिए GIT की रिपोर्ट में उनको कहने का मकसद ये है पॉइंट आउट नहीं किया गया ना सर, दोनों में फर्क है ना। इल्जाम, करप्शन का केस लगना और किसी को मतलब इल्जाम लगना इस मुल्क में जो अदल और इंसाफ और जो निज़ाम है हमारे मुल्क का, वो तो बहुत पीछे है। लेकिन फिर ये तकवीयत नहीं मिलती कि शायद कोई सपोर्टिव एलिमेंट मौजूद है। आप सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ, लेकिन कोई चीज सामने तो आने देना। सामने क्या आज तक कभी कोई सामने आया? नहीं, क्यों नहीं आया? हकीकी फॉर्म करने वाले आज तक सामने आए? अरे आर्मी की टैंक पे आफाक हुसैन स्पीच कर रहा था, आर्मी की टैंक में। उसमें ये कैसे आप कह सकते हैं? नहीं, वो कैसे कह सकते हैं? वो तो फिर इस तरह क्या सर, ये तो अभी भी की जा रही है। उसके बाद जनरल आसिफ नवाज के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, कर रहे थे। नहीं, आफाक अहमद। दूसरे ये कि सारे अल्ताफ हुसैन के पोस्टर ब्लैक कर दिए गए थे जहांगीर रोड पे। मैं खुद जाके सुबह 7 बजे देख के आया था। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि वो पोजीशन नहीं है इस वक्त। आर्मी ने परहैप्स अगर है भी पीछे इसकी, जब इस्टेब्लिशमेंट है भी पीछे मुस्तफ़ा कमाल के, तो शायद उन्होंने माजी सबक सीखा हो कि नहीं करना है ये, इसलिए कि आफाक को मेरे बाजू में लेके आए, वो रह रहे हैं, ठीक है, मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, जो भी उनका फ़लसफ़ा है वो उनका काम जाने वो जाने, मुझे उससे कोई इत्तेफाक नहीं है। मेरे दोस्त हैं, मेरी घर की हिफाजत करते हैं, मुझे उनसे बड़ा इत्तेफाक है। एक चीज़, लेकिन लोकल बॉडीज में डिलीवर नहीं कर सकी, हकीकी नेशनल असम्बली के इलेक्शन में डिलीवर नहीं कर सकी। अब देखना ये है कि MQ में ये लोग आते हैं। और एक चीज़ आपने कहा ना कि बेनाम पार्टी का आई थी, मैं आपको मेरा ख्याल है इसका नाम होगा पाकिस्तान पार्टी। 23 मार्च को अनाउंस करेगा, वो पाकिस्तान पार्टी कराएगी वो। अच्छा, अब ये तो आपने उनको सजेशन दे दी है मेरे ख्याल में। अगर नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप बाद में नहीं जाएगा, देख लीजिएगा। चले, वो तो अभी ज़्यादा दूर नहीं है। नाज़रीन, अब वक्त हुआ छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाएं, देखते रहें बिजनेस प्लस। और उसके बाद ब्रेक के से वापसी पर जो है सैफ साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकतन अगर वो इतने सपोर्टिव है तो वो अमली तौर पर ग्राउंड पे जाके क्यों नहीं आवाम के दरमियान जाके इस कैंपेन को या लोगों को गैदर करने की कोशिश करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को गैदर करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, इसका जवाब लेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो है गुफ्तगू जारी थी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की बनाई गई पार्टी जो है वो कितना नुकसान पहुंचा सकेगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। इसी वजह से सवाल ये किया कि अगर फील्ड की बात की जाए तो क्या वजह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो एक कमरे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं लेकिन अमली तौर पर फील्ड में जाकर अभी लोगों के साथ उनका राब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा। जी सर। देखें, जैसे अभी भट्ट साहब ने कहा था कि ये एक सिलसिला चल रहा है ना, ये इस तरह लग रहा है इंडियन ड्रामा का एक सोप होता है ना, इसके पीछे कोई डायरेक्टर भी है और कोई सिर्फ डायरेक्टर नहीं बल्कि कोई प्रोड्यूसर भी है। बात यह है कि जब आप बात कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से चले गए और पार्टी के ऊपर डेंट पड़ गया और पार्टी में टूट फूट हो गई। मैं मेरे सीनियर बैठे हुए याद दिलवाऊं कि पीपल पार्टी में 78 में कौसर नियाजी छोड़ के गए थे। पीवा पार्टी प्रोग्रेसिव पीवा पार्टी बनी थी। कहाँ गए कौसर नियाजी? मुमताज़ भुट्टो पीरज़ादा टैलेंटेड कज़न, उन्होंने अलग चले गए। कहाँ गए? जतोई साहब अपने अरूज के ऊपर थे, लगता था बेनज़ीर भुट्टो ख़त्म हो गई। कहाँ गए जतोई साहब? अच्छा, मुर्तज़ा भुट्टो जो उनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सही वारिस था लेकिन लीडर कोई और था, कहाँ गया मुर्तज़ा भुट्टो? उनको छोड़ दें। ANP से बाबा पख्तून कहलाता था अजमल खटक, वो अलग हुए, कहाँ चले गए? रिसेंटली अभी आज आप ऑफ द रिकॉर्ड हम बैठे बात कर रहे थे कि जावेद हाशमी PTI से, लोग कहते थे PTI ख़त्म हो गई। बात यह कि एक प्लेटफॉर्म होती है, एक लीडर होता है। इनफैक्ट मैं बताऊं कि नई पार्टीज भी तो ऐसी फॉर्म होती है, ऐसे फॉर्म होती है। कल तक आप इमरान खान साहब के हवाले से भी यही बातें कर रहे थे। ऐसे नहीं होती हैं। देखिए, ज़मीर 3-3 साल नहीं जागता। ऐसा नहीं कि ज़मीर 2 साल तक सो रहा है और आप जागता है, ज़मीर को लेक्सोटोनल खिलाते हैं, ज़मीर सो जाता है, फिर सुबह उठते तो ज़मीर जाग जाता है। ज़मीर 2 साल तक नहीं सोता जागता। जिसने सिगरेट छोड़नी है वो टक करके छोड़ देता है, जिसका ज़मीर जागता है वो खड़ा हो जाता है, 2-2 साल नहीं सोचता। ठीक है। दूसरी इसके अलावा बात यह कि अगर आप बात करते हैं कि जी इनके जाने से कोई फ़र्क पड़ा है, मैं थोड़ा सा आपके 2 मिनट लूँगा, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास लाखों मुस्तफ़ा कमाल हैं, लाखों अनीस अहमद कायम खानी है। आप एक बात पर गौर करें, वी ऑल आर कराची सिटीजन्स। कभी आपने किसी बैनर के ऊपर इलेक्शन में किसी कैंडिडेट का नाम देखा है? पतंग को वोट दो, अल्ताफ हुसैन को वोट दो। वो यही तो कह रहे हैं कि सेल्फ प्रमोशन हो रही थी। नहीं, हम तो हकूक की बात करने गए थे उधर, वो एक शख्स की। देखिए जब आप, मैं सर नहीं कह रहा, ये सर आप ही के नाराज लोग जो हैं। बिल्कुल सही है। देखिए जब आप नवाज शरीफ की फोटो तो ये बात नहीं सर, वो कैंडिडेट का नाम आता है, नीचे नाम होता है लेकिन फोटो नवाज शरीफ की होती है ऊपर। बात ये है कि इफ एंड बट्स जब आप निकालेंगे तो इफ वाई एंड बट का जवाब तो सुकरात, अफलातून और अपना बुखरात। सर मैं नहीं कह रहा, वो तो खुद कह रहे हैं, वो कहते रहे ना, वो कहते रहे। उनकी वीडियो उठा के देख लें कि वो क्या कलाबे पढ़ रहे थे और कौन कौन से वो तराने गा रहे थे। उनकी वीडियो मेरे पास अभी है कि वो सर वो पहले थी ना जब उन्होंने ज्वाइन किया था, इख्तिलाफात के बाद तो अब अलहदा होने के बाद वो इल्जामात लगा रहे हैं ना। भाई 12 मई की रात आज थोड़ी कह रहे हैं, 12 मई की रात की बात है, ज़कीम बुखारी के साथ 12 मई की रात की बात है, जिसमें वो लाइव बैठे वो गाली दे रहे थे। मेंबर थे वो, तो जाहिर बात है अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे। तमाम पार्टी में ऐसी करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब जो इल्जामात वो लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक शख्स के गिर्द घूम रही थी, हमारा जो मकसद था अवाम के हकूक का वो तो खत्म हो चुका था। देखिए बात सुने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना 25 साल तक आवाम के हकूक इनको याद नहीं आए। 1 फाइन मॉर्निंग, वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 साल तक जमीर जागता रहा, सोता रहा, फिर जमीर एकदम जागा इनका और उसको कॉफी पिलाई और जमीर जाग गया। लेकिन सर वो एक शख्स का नहीं हुआ ना, वो तो जागता जा रहा है ना। वो तो अब आप बात कर रहे हैं ना बात हम ये कर रहे हैं कि उनके साथ लोग कौन है। उनके साथ बिल्कुल 6 अपना लोग आ गए, उनमें अपना लीडरान अपने आप को कहते हैं। लोग कितने आए? अब कराची को आप लें 1 मिनट के लिए, देखें 2012 के इलेक्शन, 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कराची से 8.5 लाख वोट मिला था। 2013 के इलेक्शन में वही पीपल्स पार्टी का वोट जो इधर उधर से टूट के PTI को तकरीबन 8-8.25 लाख वोट पड़ा था। MQM को अगर 50 लाख वोट पड़ता है, फर्ज करें, तो 10 लाख वोट तो मुखालिफ भी पड़ता है ना। अब मुखालिफ वहां पे जा रहे हैं, वो शो तो ऑन करना है। सर वो पार्टी मेंबरान थे जिन्होंने आपकी प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने आपकी पार्टी को फाल बनाने के लिए 6 आदमी ना मेहनत की। 6 आदमी सर अभी 6 है ना? हाँ अभी 6 है ना? अभी 6 है तो आगे भी देख लीजिएगा ना, आगे देख। मैं तो कह रहा हूं, अभी आपके कॉरेस्पोंडेंट जो है उन्होंने बताया, कल मैं वहां से गुजरा, आप यकीन माने कि मुझे 6 या 7 खवातीन आगे चलती, जो कि मेरी 5 विजिट्स में सबसे ज्यादा मुझे नजर आई। 6 या 7 खवातीन कुछ आगे जाने थे, उससे 15-20 कदम के पास। अच्छा, क्या वजह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे जब ये इल्जामात कभी भी लगाए गए, किसी भी अदवार में, किसी भी दौर में लगाए गए, उसको क्लियर करवाने की क्यों नहीं कोशिश की गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से? क्यों करें सर? कब तक करते रहे? सर मेरे पे एक इल्जाम लगाएंगे तो मैं क्लियर करूंगा ना, यार ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो हमेशा कोर्टों में यकीन रखती है, कोर्टों में जाते हैं। आप अभी भी मुस्तफा कमाल साहब के खिलाफ जाए, उन्होंने गलत झूठे इल्जाम लगाए। मेरे भाई तो वो FIA को दे
देते ना सबूत, वो तो कहते हैं हमारे पास सबूत नहीं, एजेंसीज खुद सबूत लेके आए। हुकूमत का काम है सबूत लगाना, मेरा काम है उन्होंने कहा अभी हम नहीं दे रहे, लेकिन वो सपोर्ट करने के हवाले से उन्होंने मना नहीं किया। नो नॉट एट ऑल, माजरत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने खुद सुनी है, उन्होंने कहा है कि नहीं सर, कल की शायद हयात साहब की जो मुलाकात हुई है उसके बाद की बात बता सर, उसमें भी पहले उन्होंने ये कहा, उससे पहले ये कहा उन्होंने कि जी सबूत देना हमारा काम नहीं है, सबूत ढूंढना खुद सरकार का काम है, गवर्नमेंट का काम है। अब बात ये कि बात सर, अगर आप पे कोई इल्जाम लगा रहा है, फर्ज करें मैं आप पे अगर कोई इल्जाम लगाता हूं तो आप कोर्ट में लेके जाएंगे ना कि इसको साबित करें, आप भी लेके जाएं फिर कोर्ट में। नहीं, वो तो कहते हैं ना गलत है। देखिए ये इल्जाम लग रहा है, ये इल्जाम लग रहा है मेरे ख्याल में आप भी जब से जो आपकी उम्र है ना, जब से आपने होश संभाला है उस वक्त से आप भी ये सुन रहे होंगे कि अल्ताफ हुसैन राह का एजेंट है और अल्ताफ हुसैन ये करते हैं, अल्ताफ हुसैन वो करते हैं। आज सर ना किसी हुकूमत ने इसके ऊपर काम करने की कोशिश की गई, ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इसको खत्म कराने की कोशिश की। क्या है उसकी वजह? बुनियादी तौर के ऊपर ये है, जब भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची और कराची के जो शहरी इलाके हैं उनसे निकल के पंजाब का रुख करती है या सरहद का रुख करती है या बलूचिस्तान का रुख करती है, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को उसके आपे में डाल दिया जाता है। ऐसे एक शिकंजे में अब ऐसा कौन सा मौका है? अभी भी तो आगे जा रहे थे ना, जैसे आगे पंजाब में काम स्टार्ट कर रहे थे, आपको भी पता है कितना काम हो रहा था, आपको भी पता है सर कितना काम हो रहा था। देखिए जब भी एमकेएम ज़र्ब मारती है आपकी जागीरदारों को, वडेरों को, तो उस वक्त एमकेएम को नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है सलाउद्दीन हैदर साहब, आप समझते हैं कि किसी भी हुकूमत ने, फिर मैं आपसे भी वही सवाल करूंगा, आप ये समझते हैं कि इन इल्ज़ामात को अगर वो सच नहीं है तो ख़त्म किया जाना चाहिए था, अगर वो सच है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी? क्या वजह है कि रियासत के हवाले से बात की जाए वो भी खामोश रही? और इन इल्ज़ामात को अगर मेरे पे, अगर फ़र्ज़ करें मुझे कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है तो मैं उसको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, या मैं उस शख्स को यकीनन अदालत में ले जाने की कोशिश करूंगा कि ये झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। क्या वजह इन तमाम चीज़ों पे कभी भी काम नहीं किया गया? आज से मेरे ख्याल में 30 साल हो गए इन चीज़ों को सुनते सुनते। तो मैंने आपसे पहले कह दिया कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो है वो बहुत ही नाक़िस है। यहाँ पे वकला जो हैं वो डेट पे डेट देते हैं और जजेस डेट पे डेट देते रहते हैं। इंग्लैंड के अंदर मैंने देखा है कि कोई वकील के पास जाता है तो क्या कहते हैं, जो वकील उससे कहता है कि तुम्हारे ख़िलाफ़ सबूत हैं, तुम इसको, मैं उस पर डिफेंड नहीं कर सकता, तो अपनी गिल्ट एक्सेप्ट कर लो, मैं सज़ा में तखफीफ कराने की कोशिश करूँगा। सेकेंड थिंग, दूसरी चीज़ ये कि वहाँ अगर आप कोई केस फाइल करते हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, तो वो लाइन में लग जाता है, लेकिन जब एक दफ़ा स्टार्ट होता है तो फिर वो डे हियरिंग होती है, फिर जजमेंट नहीं मिलता उसको, जजमेंट का निशान। हमारे यहाँ मुल्क में 15 साल से केस चलते रहते हैं। तो आप इस चीज़ को तो छोड़ दें, इल्ज़ाम तराशी को, लेकिन इल्ज़ाम के कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, इस पर मैं बहस नहीं करता अभी फ़िलहाल। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं मंजर आम पे, ख़ासतौर पे सरफराज मर्चेंट के इंटरव्यू के हवाले से, जहाँ उसने कहा कि मुझे स्कॉटलैंड यार्ड ने कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए। अब अगर दिखाए तो FIA की टीम उसके पास गई है, उन्होंने यहाँ पे 15 तारीख को बुलाया, उन्होंने इनाम गनी साहब ने रब्ता भी किया उनसे। हाँ, लेकिन उसने कल आने से इनकार कर दिया 15 तारीख को उसने। लेकिन उन्होंने FIA ने कहा है कि अगर वो नहीं खुद भी आ सकते तो हम उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। पाकिस्तान ने, वज़ारत दाखिला ने ये ऐलान किया आज कि रजामंदी उन्होंने जाहिर कर दी, पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको FIA को कहा है कि उनको दूर, वो जो भी है वो तो रजामंदी आप ना आएंगे। एक सलाउद्दीन हैदर साहब, बहुत अहम सवाल, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने और या इनके साथ जितने भी रहनुमा मौजूद हैं MQM के साबिक रहनुमा जो हैं, इन तमाम लोगों ने जो इल्ज़ामात लगाए ये उस वक्त पार्टी उसी सिस्टम का हिस्सा थे, तो क्या ये अपने आप को पेश करेंगे उसको इन इल्ज़ामात को ख़त्म कराने के हवाले से, या तफ्तीश को क्लियर करवाने के हवाले से, या सपोर्टिव एलिमेंट के तौर पर करना चाहिए? और मेरा ख्याल है अनीस कायम खानी ने कहा भी कि उनसे पूछा गया था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके खिलाफ तो इल्ज़ाम है बल्दिया फैक्ट्री चलाने का, तो उसने कहा ठीक है, अगर मुझे आते हो अरेस्ट कर ले, मैं हाजिर हूँ, मैं जवाब दूंगा अदालत में। अगर धड़ल्ले से कह रहे तो क्यों नहीं अरेस्ट किया? क्यों नहीं अरेस्ट करते? अब ये हुकूमत के ऊपर बात जाती है, हुकूमत क्यों एक्ट नहीं कर रही है? आपसे ही सवाल कर रहे हैं, मैं भी सवाल कर रहा हूँ। मेरे हर पाकिस्तानी में नाम है शहरी के, हाँ शायरी पे सवाल आता है, रऊफ सिद्दीकी के खिलाफ केसेस हैं, अनीस कायम खानी के खिलाफ केसेस है, बल्दिया फैक्ट्री के हिसाब से आग लगाने। और सर जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं उनको इश्तिहारी कह देते हैं, उनको इश्तिहारी मौजूद हैं उनको आप उनके हवाले से कोई। सबसे बड़ी मिसाल तो जनरल मुशर्रफ की, जिसको आप आर्टिकल 6 के अंदर आज चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि आर्टिकल 6 पार्लियामेंट फेल होती नजर आती है, पार्लियामेंट अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती, आर्टिकल 6 के अंदर लोग पेश ही नहीं होते इल्ज़ाम के अंदर। बात ही नहीं, बात यह है कि आपने जो सवाल किया था सर, शामिल तफ्तीश इनको भी किया जा सकता है? FIA फिर रिक्वेस्ट क्यों करने जा रही है सर? अगर रिक्वेस्ट नहीं, खत लिखा उन्होंने कि आप आ जाइए। नहीं सर, मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ जो शाहिद हयात साहब की मुलाकात हुई है उसके हवाले से, कि सबूत पेश करने के हवाले से, तो उन्होंने कहा हमें टाइम दीजिए, हम आपको बाद में बताते हैं। लेकिन सर आप अगर उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हो, इल्जामात लगा रहे हैं, तो फिर आपको भी फिर लाया जाएगा। तो लाए
लाए, मुझे क्या फिर पूछा क्यों जा रहा है सर, पूछा क्यों जा रहा है एफआईए की जानिब से? जिसके सवाल का जवाब देंगे, निज़ाम अदल और निज़ाम हुकूमत जो है इस मुल्क में, इस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अमीर के लिए कोई और लाए, गरीब के लिए कोई और लाए, इन्फ्लुएंशियल लॉ के लिए कोई और कानून है, बेकस मजबूर के लिए कोई और कानून है। 10 सेकंड के लिए बोल दूंगा इजाजत। बात यह कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी वही होगा कि जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और सरकारी लोगों के साथ होता है कि सारी जिंदगी वो 60 या 62 साल की उम्र तक पूरे प्रिविलेजेस एंजॉय करते रहते हैं हर किस्म की हुकूमतों में, ख्वाह वो मार्शल्ला की हो या दूसरी हुकूमत हो, और वन फाइन अपना इवनिंग वो आके माइक के ऊपर बैठ के कहते हैं जी हमसे माजी में गलती होती है, माफ़ी चाहते हैं। तो आप यहाँ पे भी शायद यही चाहते हो, तो ये गलत है। बिल्कुल सही है। एक नया एनआरओ शायद आ जाए तो आ जाए, लेकिन देखें मैं एक जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है, इस मुल्क का सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये ना सियासी जमातें हैं, ना MQM है, ना पीपल्स पार्टी है, ना PMLN है, ना PTI है। ये मुल्क का प्रॉब्लम नहीं है। ज़ाहिर है एक 20 करोड़ की आबादी है, 100 पार्टियाँ और भी खड़ी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हर एक आदमी को पार्टी बनाने का। हमारी तो इस प्लेटफार्म के ऊपर हुकूमत से गुजारिश है कि खुदा के वास्ते 2-2.5 साल बाकी बच गए हैं, इसमें इसके अंदर इस 2.5 साल के अंदर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश कर जाए तो उनका एक बहुत बड़ा एहसान होगा। ये जो देखें वो एक अलग इशू है। अगर आप रूल ऑफ लॉ को कायम कर देते हैं तो 90% आपके जो मसाइल हैं वो ऑटोमेटिकली इल्ज़ाम लगाया जाता है और एक अहम पोस्ट पे रह के गया हुआ जो बंदा है वो इल्ज़ाम लगाता है, तो हुकूमत को खुद इनिशिएट लेना चाहिए कि दरख्वास्त करनी चाहिए कि आप हमें सपोर्ट नहीं, एक्शन लेना चाहिए। तो क्यों नहीं ले रही सर? ख़ास तौर पर ऐसे केसेस जिनके के साथ आपका कनेक्शन जोड़ा जाए कि आप दुश्मन की मदद कर रहे हैं। सर ऐसा हो रहा है कि जिस तरह इस्तिलाह यूज़ की जाती थी अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान की, इसी तरह अच्छे क्या कहते हैं महाजर, मतलब क़यादत के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बुरे मैं इस पर कमेंट नहीं करता। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर जवाब दे दिया है कि देखें आपके पास सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, ये ख़त्म होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्शन है, ये ख़त्म होना चाहिए। और जो सबसे मैंने इंपॉर्टेंट बात की है, आप रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश कर दें तो आपके सारे मसाइल एक आधा मिनट चाहिए। देखिए बात ये है कि अभी एमनेस्टी की बात हो रही थी, जो चीज़ आप बात कर रहे हैं, बात ये कि कोई भी माँ के पेट से करप्ट नहीं पैदा होता, कोई भी डकैत पैदा नहीं होता, कोई भी चोर पैदा नहीं होता। इसका मतलब पाकिस्तान में जितने लोग जेलों में उन सबको आप एमनेस्टी दे दें कि यार, इसका तो मतलब। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप तीनों पैनलिस्ट से, मुस्तफ़ा कमाल साहब का जिना ग्राउंड में जो जलसे का ऐलान किया गया है, आप ये समझते हैं कि वो कामयाब हो पाएगा, लोगों को वो बाहर निकाल पाएंगे और अपनी पार्टी के हवाले से लोगों को गैदर कर पाएंगे? और इसके साथ साथ आप ये समझते हैं जिस तरह खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं? देखें पाकिस्तान के अवाम को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है कि नहीं? सर बड़ी सीरियस बात नहीं सीरियस बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखें वो सुबह से लेकर शाम तक अपने परेशानियों में मुब्तला रहते हैं, कोई रोटी के चक्कर में, कोई पानी के चक्कर में, कोई गैस के चक्कर में, कोई बिजली के चक्कर में, कोई बिल जमा कराने के चक्कर में, ठीक है कि नहीं है? तो एक अच्छा मेला लग जाएगा, जो ठेले वाले हैं उनकी भी कमाई हो जाएगी, लोग आएंगे, आके चले जाएंगे। हैं जमा होना तो हमारा शुगल है पाकिस्तानी कौम का, हर जलसे में जाना, हर जलसे में जाना, और उसी गलतफहमी में होते हैं कि ये मेरे सारे वोटर्स हैं। जब वोट गिनते हैं तो पता चलता है 200 वोट। सलाउद्दीन हैदर साहब जी बिल्कुल ठीक है, जलसा देखें। अभी मैंने तो आपसे पहले कहा कि उनका पहला टेस्ट ये होगा कि पार्टी का नाम क्या रखते हैं, उससे कुछ फ़र्क पड़े नहीं पड़े, वहाँ पे शायद इम्पैक्ट आए उसका। दूसरा टेस्ट उनका होगा जो वो जलसा करेंगे, जिसका ऐलान उन्होंने किया कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में मैं करूँगा, तो फिर उस वक्त कोई ना कोई आपको थोड़ा बहुत हिंट ज़रूर मिल जाएगी कितनी मकबूलियत अवामी सतह पर पजीराई हुई है, कितनी मकबूलियत हुई है इनकी। तो ये टेस्ट अभी हमें देखने बाकी है। खुर्शीद शाह साहब की इस बात को कैसे देखते हो? कह रहे हैं कि जो इल्ज़ामात है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा। उनके अपने ऊपर इल्ज़ामात जो है उनके ऊपर, तो वो क्या करें, उनको पहले अपने गिरबान में मुँह डाल के देखे ना, वो दूसरे को छोड़े उनकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे नज़दीक उनकी कोई अहमियत नहीं है। अपोजिशन लीडर है, माजरत के साथ अपोजिशन लीडर तो बहुत सारे हैं, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है वो कहता है मुस्तरद करते हैं, वो जवाब दे देता है, खत्म बस। जवाब मुस्तरद करते हैं तो मुस्तरद करना क्या बात है? स्टैंड ट्रायल करें ना, आज़िज़ अली भी कहते हैं कि मुस्तरद करता हूँ, आज़िज़ अली के खिलाफ दुनिया भर की स्टेटमेंट जो है, एविडेंस है, सब कुछ है, प्रोसिक्यूशन नहीं होती, मुस्तरद करते हैं। जी एक शेर में आखिरी में जवाब देता हूँ। मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, उनको ज़बा मिली तो हम ही पर बरस पड़े। ये वक्त बताएगा कि कौन क्या है। आपको क्या लग रहा है कि वो गैदर कर पाएंगे लोगों को जलसे में? गैदर कर भी पाए तो वोट नहीं ले सकेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा रसूल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।